अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है डकार आना, इरेक्टेशन। खाना खाने के बाद अक्सर औरतों, मर्दों को या मरीज़ों को मुंह के ज़रिए हवा खारिज होती है और उसके साथ एक ऊंची आवाज़ पैदा होती है जिसे हम डकार मारना कहते हैं या डकार आना कहते हैं या इरेक्टेशन कहते हैं। दोस्तों, असल में ये डकार, ये हवा कहाँ से आती है? ये जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मैदे के अंदर एक प्रोसेस चलता है, खाना हज़म होता है और खाना हज़म होने के बाद जब मैदे का मुंह खुलता है तो खाना आंतों में चला जाता है और फिर उन पर मुख्तलिफ़ प्रोसेस के ज़रिए उसमें से पानी और जो काबिल ज़िक्र अज्ज़ा हैं वो जिस्म जज़ब कर लेता है और बाकी फालतू चीज़ें वो बहाने के रस्ते बाहर निकाल देता है। तो हज़म होने का निज़ाम जो है वो मैदे में होता है और जितनी देर तक आपके मैदे में पड़ी हुई तमाम की तमाम चीज़ें हज़म नहीं हो जाती उस वक्त तक मैदे का मुंह नहीं खुलता। अब अगर आम सब्ज़ी की बात करें, दालों की बात करें, तो ये तकरीबन 3 घंटे में हज़म होती हैं और गोश्त ये तकरीबन 4 घंटे लेता है हज़म होने में। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ फल हैं, खजूर और केले के अलावा जितने भी फल हैं वो अक्सर 20 से 25 मिनट में हज़म हो जाते हैं और खजूर और केला इनको हज़म होने में 4 घंटे लगते हैं। अब हमने खाना खाया, खाने ने 3 घंटे या 4 घंटे में हज़म होना है और खाना खाने से पहले बाद में 3 घंटे बाद अगर कोई खाना गोश्त है वो 4 घंटे में हज़म होना है तो हमने 3 घंटे बाद कुछ और चीज़ खा ली, कोई फल खा लिया, खजूर खा ली या दूसरा खाना खा लिया, तो फिर वो भी जितनी देर तक मैदे में हज़म नहीं होगा मैदे का मुंह नहीं खुलेगा। और जब खाना 5-7 घंटे मैदे में पड़ा रहेगा तो वहाँ पे गैसेस बनेंगी, बदहज़मी का मरीज़ शिकार होगा और उन्हीं गैसों की वजह से फिर डकार आने शुरू होंगे। तो इसके बचने के, डकारों से बचना आपके लिए आसान काम है, लेकिन अगर आप खाना वक्त पे खाएं, सुबह खाली पेट आप फल खाएं, फल को खाने के बाद ना इस्तेमाल करें और खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें ताकि खाना जल्दी हज़म हो जाए और एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान मुनासिब वक्फा रखें। रात का खाना रात 8 बजे से पहले खा लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इसी से आपको काफ़ी हद तक गैस का सुकून मिलेगा, डकार आना कम होंगे। और दूसरे अगर इसकी वजूहात देखी जाए तो उसमें पानी का इस्तेमाल, अगर हम पानी बड़े बड़े घूंटों में पीते हैं और तेज़ पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ साथ बैरूनी हवा जो होती है वो हम पानी के साथ साथ मैदे में डाल रहे होते हैं और जब मैदे में गैस हवा भर जाती है तो फिर वो डकारों की सूरत में खारिज होती है। इसलिए पानी आहिस्ता आहिस्ता ठहर के पिएँ और छोटे सिप से पिएँ ताकि पानी के साथ हम ज़ायद हवा जो है वो जिस्म में दाखिल ना होने दें
ताकि हमें गैसेस का मसला ना हो। दोस्तों, अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन से इलाज करने की कोशिश करेंगे या कौन सी दवा किस मरीज़ के लिए बेहतर होगी, तो इसके लिए हमें दवा का मुख्तलिफ और मुख्तसर सा तारफ़ चाहिए, एक खाका चाहिए कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ज़रिए दवा को पहचान सकें और मरीज़ को दवा देकर उसे सुकून दिला सकें। सबसे पहले बात करते हैं बहुत मशहूर दवा अर्जेंटम नाइटिकम की। अर्जेंटम नाइटिकम की एक ख़ास अलामत जो कि हर एक होम्योपैथ को पता है, वो है ऊंची आवाज़ में डकार आना और आवाज़ पैदा करके डकार आना। इसको हम अर्जेंटम नाइटिकम की सबसे बड़ी अलामत समझते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी में एक अलामत के ऊपर एक दवा देना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें थोड़ी सी अर्जेंटम नाइटिकम की पिक्चर, एक खाका तैयार करना पड़ेगा कि अर्जेंटम नाइटिकम मरीज़ को गर्मी लगती है और इसको मीठा बेहद पसंद होता है और मीठा इसे तकलीफ़ देता है। मीठे से इसे पहाने लगते हैं, मीठे से इसे तजाबियत होती है, मीठे से इसे डकार आना शुरू होते हैं। पसंद इसे मीठा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मीठा इसे तकलीफ़ का बायस बनता है। दोस्तों, इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो किसी भी नई जगह पर जाकर जल्दी नर्वस हो जाते हैं, इनके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है और वो आम पब्लिक में बात नहीं कर सकते। अगर इस किस्म की अलामात हों तो हम ऐसे मरीज़ को अर्जेंटम नाइटिकम देकर सुकून दिलवा सकते हैं, उसे शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी दवा आती है एबस नेग्रा। एबस नेग्रा में मरीज़ को डकारों की कसरत पाई जाती है और इसमें पेट के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, इस हिस्से में दर्द होती है और ऐसा महसूस होता है जहाँ इस जगह पर एक गोला पड़ा हुआ है। आप जानते हैं ना कि एबस नेग्रा भी हिस्टेरिकल जो मिजाज के लोग होते हैं उनके लिए एक अच्छी दवा है और गोले का एहसास अक्सर हिस्टेरिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें मरीज़ को बार बार डकार आते हैं और बलाई मैदे में दर्द होती है और ऐसा महसूस हो कि जैसे एक गोला रखा हुआ है, तो हम इन अलामात पर एबस नेग्रा अप्लाई करके, और इसको खाना खाने के फ़ौरन बाद भी दर्द हो जाती है। तो अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो हम एबस नेग्रा देकर इसे शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद है ओस्मियम कैन। ओस्मियम जो दवा है, इसमें जो डकार आते हैं इसमें मूली की स्मेल होती है। अगर डकारों में मूली की स्मेल हो तो आप बिला झिझक इसे ओस्मियम देकर शफायाब कर सकते हैं। अगर इसमें डकार आते हैं, डकार के साथ कोई पानी भी आए, तो पानी में भी मूली का जायका होता है। तो ये अलामत एक काबिल तवज्जो अलामत है। अगर ऐसी अलामत मिले तो हम ओस्मियम कैन देकर मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद है एंटामोनियम क्रूड। एंटामोनियम क्रूड खाने का जायका ठीक नहीं लगता, बदबूदार डकार होते हैं और जी मतलाता है और कैक करने की ख्वाहिश होती है और मुंह का जायका कड़वा होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एंटम क्रूड एक पेटू लोगों की दवा है। वो जब खाते हैं जी भरकर खाते हैं और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खा देते हैं तो फिर इन्हें मतली, कैप और ये कफ़ियात और बदबूदार डकार आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी एक खास पहचान है कि इसकी ज़बान पे सफ़ेदी की एक तह चढ़ी होती है। अगर इस किस्म के मरीज़ हों तो आप
एंटम देकर इसको शफायाब कर सकते हैं। एंटम का मजाज भी देखें तो चिड़चिड़ा मजाज होता है। बच्चा अगर नई जगह पर जाए, नए लोग सिर्फ उसे देखें तो फिर भी वो गुस्से का इजहार करता है और चिड़चिड़ापन होता है उसमें। तो दोस्तों, अगर इस किस्म के मरीज़ हों तो हम एंटम देकर मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है इपिकाक। इपिकाक भी आपको पता है कि मैदे के अमराज में एक बहुत मशहूर दुआ है। इसमें ऐसे डकार आते हैं जिसके साथ दिल ख़राब होता है, दिल मतलाता है, खाली उबाक आते हैं और खाए हुए और गैर हजम शुदा खुराक की कै भी होती है। और जितनी देर तक कै मैदे में होती है, कै की खुराक कै होती है, खाने की कै होती है, और अगर जब मैदा खाली हो जाए तो फिर भी इसे इसका जी मतलाता है। असल में इसकी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा मैदे की नहीं, बल्कि इसमें निमोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो मुतासर होती है और उसके मुतासर होने की वजह से बार बार जी भी मतलाता है और बदबूदार, और साथ साथ डकार भी से आते हैं और डकार आने से जी मतलाना शुरू हो जाता है और जब तक मैदे में कोई चीज़ हो वो क्या के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। पेचिश जिसके साथ कै वाली कैफियत हो, दिल मतलाने वाली कैफियत हो, तो भी हम इपिकाक को इस्तेमाल करके मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। बिस्मत में बहुत ज़्यादा डकार आते हैं और हर खाने के बाद जी मतलाता है और ख़ास तौर पर जब वो पानी पीता है, मैदे में पानी जो ही पहुंचता है इसे क्या हो जाती है। ये इसकी मेन अलामत है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जी मतलाए, डकारों की कसरत हो और पानी जो ही पिए साथ ही क्या कर दे। इसके बाद आती है सल्फ़र। सल्फ़र में डकारों की एक ख़ास पहचान है कि इसमें जब भी डकार आते हैं तो खाना नहीं आता, बल्कि खाने के ज़र्रात मुंह में आ जाते हैं डकार के साथ, और वो बहुत खट्टे होते हैं, उनमें खटास पाई जाती है। बाकी अलामात आप जानते हैं कि ये मरीज़ भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथ पाँव में जलन होती है, ये ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता और नहाने का दिल नहीं करता, और अगर नहा भी ले तो इसकी जिल्द साफ़ नहीं होती, उसमें कुदरती एक चमक जो होती है वो नहीं आती। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के मरीज़ की हर जो रतूबत होती है, पसीना होता है या मुंह का जायका होता है, उसमें खटास पाई जाती है। और इसके साथ एक ख़ास अलामत है दिल की जलन, दिल के मुकाम पर जलन होती है और साथ डकार आते हैं, यानी कि डकार आता है साथ दिल के मुकाम पर, हार्ट रीजन पर इसे जलन होती है और दिल के मुकाम के इर्द गिर्द इसे शदीद जलन और बाज़ औक़ात दर्द भी होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कैफियत हो तो हम सल्फ्यूरिक एसिड देकर इस मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। फेरम आयोडाइटम। अच्छा, फेरम आयोडाइटम में ये होता है कि डकार आते हैं और डकार आने से जो खाई हुई खुराक है वो सीने के ऊपर बोझ डालती है, इस इलाके को जकड़ लेती है। ऐसे लगता है कि जो हमने खुराक खाई है वो अभी खुराक की नाली के अंदर है, नीचे मैदे में नहीं जा सकी। और डकार आने के साथ अगर सीने पे बोझ हो हवा की कसरत की वजह से, तो फिर हम फेरम आयोडाइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फेरम
और आयोडीन, इसका मरकब ये सिंगल रेमेडी है। और इसमें दोनों की खसूसियत पाई जाती है, आयोडीन की भी और फेरम की भी। खून की कमी होगी, भूख ज़्यादा लगेगी, गर्मी लगेगी, तो अगर इस किस्म की अलामत हों तो हम फेरम आयोडाइटम देकर मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसकी ख़ास अलामत आपने जहन में रखनी है कि डकार आने से मैदे के ऊपर बोझ या सीने के ऊपर बोझ महसूस हो जाए, तो फिर फेरम आयोडाइटम है। कार्बोनिमिलस, जिस तरह कार्बोवेज में भी डकार आते हैं, गैस खारिज होती है, कार्बोनिमिलस में भी ऐसे ही डकार आते हैं, गैस खारिज होती है। लेकिन कार्बोवेज और कार्बोनिमिलस में फ़र्क ये है कि कार्बोवेज में बदबूदार डकार आते हैं या बदबूदार हवा खारिज होती है, लेकिन कार्बोनिमिलस में हवा में स्मेल नहीं होती, और ये भी इसोफेगस में दबाव और घुटन का बायस बनती है। इसके बाद कार्बोवेज, इसमें खट्टे और तजाबियत से भरे हुए डकार आते हैं और डकारों की कसरत और पेट तना हुआ, लेकिन डकार आने से वक्ती तौर पर मरीज़ को सुकून मिलता है। इसको ठंडे पसीने आते हैं, इसका दिल घबराता है, इसका दिल करता है कि मैं पंखे में ऐसी जगह पर बैठूं, उस जगह पर बैठूं जहां पर पंखे की सीधी हवा मुंह पर पड़ रही है। और इसमें बाज़ औक़ात खुराक के जायके के डकार भी होते हैं और बग़ैर जलन के भी, लेकिन जलन वाले डकार भी इसमें पाए जाते हैं। खट्टे डकार, जलन पैदा करने वाले, इसमें यानी कि तीनों किस्म के डकार पाए जाते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को ठंडे पसीने आए, उसका दिल घबरा रहा हो और इसकी ख्वाहिश हो कि पंखे के बिल्कुल नीचे बैठूं, तो फिर कार्बोवेज देकर हम इसे शफायाब कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ किसी भी काम को तकमील देने के लिए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर काम करती हैं या वक्ती तौर पर जिस्म को संभाला देती हैं। ऐसे ही अगर डकार मरीज़ को बहुत ज़्यादा तंग करे तो कैमोमिल एक ऐसी दवा है कि अगर आप इसको गर्म पानी में डालकर मरीज़ को दें तो अक्सर मरीज़ों को इससे शफा मिल जाती है। नक्स मॉस्काटा भी असाबी मरीज़ों की दवा है और ये हस्ट्रियाई मरीज़ों की दवा है। इसमें डकार आते हैं, ज़ुबान खुश्क होती है, प्यास नहीं होती और इसकी ज़बान रात को ऐसे तख्ते की तरह अकड़ जाती है और तालू के साथ चिपक जाती है और खाना खाने के फ़ौरन बाद इसे मैदे के ऊपर वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर इस किस्म की अलामात हों तो हम नक्स मॉस्काटा देकर मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद नक्स वोमिका में भी जैसे आप जानते हैं कि ऐसा मरीज़ गोश्त, भुना हुआ गोश्त, चटपटे चीज़ें, पेस्ट्री, शराब, केक वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करे तो इसे डकार आना शुरू हो जाते हैं, मैदा ख़राब होता है, मैदे में गैस बननी शुरू हो जाती है। और ये आम तौर पर एनर्जेटिक फूड्स का ज़्यादा मतवाला होता है, रात को देर तक जागता है, सिगरेट शराब नोशी चलती रहती है, सिर्फ अपने कारोबार पे इसे इतनी टेंशन होती है कि कोई इससे आगे ना जाए, यानी कि ये टॉप पर रहना चाहता है। अगर इस किस्म के मरीज़ आपके पास आएँ और ये अलामत उनमें हो तो आप नक्स वोमिका देकर इसको शफायाब कर सकते हैं। इसके बाद एक दवा है हाइड्रास्टस में खट्टे मवाद की डकारें आती हैं और ये आम तौर पर ऐसे मरीज़ होते हैं जो मैदे के कैंसर वाले मरीज़ होते हैं।
اگر مریض کو معدے کا کینسر ہو اور ساتھ ڈکاریں آئیں اور ڈکاروں میں کھٹا مواد آئے تو ہائیڈراسٹس بھی ایک اچھی دوا ہوتی ہے۔ دوستو اسی طریقے سے پلساٹیلا ہے، پلساٹیلا میں بھی چکنائی ہضم نہیں ہوتی، پراٹھا وغیرہ یا سکیل چیزیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی۔ اگر ان کو کھانے سے مریض کو اس کا جی بتلانا شروع ہو جائے، اسے ڈکار آنے شروع ہو جائیں، اسے بدہضمی ہو جائے، مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، وہ کھلی ہوا پسند کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا منہ خشک ہوتا ہے اور اسے پیاس نہیں لگتی، دوستو اگر اس قسم کی علامات ہوں تو ہم پلساٹیلا دے کر بھی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ چند ایک ادویات تھیں جو مین ادویات جن میں ڈکاروں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور کاز کی وجہ سے، مثلا اگر کسی نے جھینگا مچھلی وغیرہ استعمال کر لی تو اس کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم لائکوپوڈین کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر اس نے انڈے وغیرہ کا استعمال کر لیا، اس سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اگر اسے پہانے لگ جاتے ہیں یا پیٹ میں ہوا بننا شروع ہو جاتی ہے تو ہم چائنا آئرس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ ویڈیو پہ جو ہم لیکچر شیئر کرتے ہیں وہ مین ادویات کی ہوتی ہے علامات، لیکن اگر ہم ان ڈیٹیل ویڈیو بنانی شروع کریں تو پھر تو 3 4 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی، جو آپ کے لیے بھی پرابلم کا باعث ہے اور ہمارے لیے بھی اس سے دقت ہوتی ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ ڈکاروں کے متعلق آپ کو چند ادویات کا پتہ چل چکا ہوگا جسے استعمال کر کے آپ مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔